हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं रिवीजन सीरीज फॉर जीके के अंदर इकोनॉमिक्स का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है, जिसमें अपन इंडियन इकोनॉमी की काफी चीजें देखने वाले हैं और एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर भी अपन सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उनका भी आराम से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लासेस की पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करके फोन में पढ़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले अपन इकोनॉमी, जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी होता क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी का बेसिक मीनिंग क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ सोसाइटीज, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस मेक चॉइसेस टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज मनी, गुड्स एंड लेबर टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मीनिंग ये हो गया कि अर्थशास्त्र के अंदर कोई भी समाज या व्यक्ति या कोई व्यवसाय किस प्रकार एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, मतलब सीमित संसाधनों के अंदर, जैसे कि धन की सीमित एक हो गया संसाधन, माल यानी कोई सामान हो गया, और श्रम यानी लेबर हो गया, का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन, वितरण और उपभोग करने के लिए चुनाव करते हैं। वो सारी चीजें यानी एक व्यक्ति एक लिमिटेड सोर्स से कैसे उत्पादन करता है, कैसे सारी की सारी चीजों को प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज करता है। ये तो होगा इकोनॉमी का बेसिक सा मीनिंग। अब इकोनॉमी जो है वो दो टाइप की होती है, जिसमें हमने यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, इनके ऊपर हम बात करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, क्या बोला गया कि फोकस्ड ऑन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीज टेक टू इन्फ्लुएंस ब्रॉडर इकोनॉमिक्स। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। समस्त रूप से कैसे कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे डिसीजन ले रही है, क्या एक्शन ले रही है, कोई कंट्री है वो कैसे एक्शन ले रही है, यानी वो इन्फ्लुएंस कर रही है पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को। यानी बड़े स्तर के ऊपर हम जब बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। एग्जांपल जैसे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने जीडीपी नाम सुना होगा, आपने नेशनल इनकम सुना होगा जिसे राष्ट्रीय आय बोलते हैं, इन्फ्लेशन सुना होगा नाम, मुद्रास्फीति, ये सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सबसे पहले इनके बारे में किसने बताया था, तो इनके जो फादर या जनक जिसे बोला जाता है उनका नाम है जेएम कियंस। जेएम कियंस जो है वो इंग्लैंड से आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है कि जेएम कियंस कहां से आते हैं। ये एसएससी ने रिसेंट एग्जाम में पूछा भी है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वापस आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड से आते हैं। और उन्होंने किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि धन का सामान्य सिद्धांत क्या है, ये इन्होंने किताब लिखी है और इन्हें फादर बोला जाता है। तो जेएम कियंस इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो बुक इन्होंने लिखी है वो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? ये तो होगा मैक्रो, यानी बड़े स्तर के ऊपर अगर कोई चीज इन्फ्लुएंस हो रही है, कोई एक्शन लिया जा रहा है, उसके आधार पर क्या इकोनॉमी चेंज हो रही है, उससे तो बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो को सूक्ष्म वाला अपन बोलते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो फोकस किसके अंदर होता है, ये एक्शन मतलब फोकस विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या बिजनेस, यानी एक व्यक्तिगत रूप से किसी ने क्या डिसीजन लिया अपनी इकोनॉमी के लिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने धन का कैसे उपयोग कर रहे हैं। जैसे आपको घर वालों ने 5,000 रुपए पर मंथ भेजे, आप 5,000 को किस हिसाब से यूज कर रहे हो, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक इंडिविजुअल के रूप में देखी जाती हैं और इसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। यानी सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाइयां तथा व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। पर्सनल रूप में जो यूज होता है उनको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि इंडिविजुअल, जैसे व्यक्तिगत आ गया, कोई फर्म चला रहा है उसकी बात हो गई, वो सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अगर इनके फादर या जनक की बात की जाए तो एडम स्मिथ हैं, जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल दो या मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोल दो, या पेपर के अंदर जस्ट इतना लिखा हुआ आ जाए कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो वहां पर आपको एडम स्मिथ का ऑप्शन चूज करना है। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब
द वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब हो गया कि एक राष्ट्र की आय क्या होती है उसके ऊपर बात की थी। देखिए वापस में एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जेम कीनियास देखने को मिलेंगे, जिनकी बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इनकी जो बुक का नाम है वो है द वेल्थ ऑफ द नेशन। किसी राष्ट्र की जो आय है वो इनकी बुक है। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स या नॉर्मल इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो इन्हें बोला जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैक्रो एक मतलब हाई लेवल के ऊपर बात होती है और अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया जैसे एक तो होता है सेंट्रली प्लान होता है, और सेंट्रली प्लान जो होता है वो कौन करता है आपको पता है, गवर्नमेंट करती है। दूसरा अगर हम बात करें कि मार्केट के लेवल पे, मार्केट बाजार स्तर पर क्या होता है, तो बाजार स्तर के ऊपर फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की मुक्त अंतः क्रियाएं इसमें देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो लोग संभालते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन। पहला कौन सा है, जो सेंट्रली प्लान होता है। सेंट्रली प्लान कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और जो मार्केट का हिसाब किताब है वो कौन करेगा, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति डिसाइड करेगा। जैसे आपने पता ही होगा, जैसे कि अपना स्कीम आता है, कोई भी फंड आता है किसी चीज का, तो वो गवर्नमेंट प्लान करके रखती है। जैसे आपने बजट सेशन सुना होगा जो हमारा चलता है संसद के अंदर, तो उस बजट के अंदर जैसे हम बार बार आंख की टकटकी लगा के देखते हैं टीवी पर कि हमें बजट में क्या मिला, वो सारा सेंट्रली प्लान होता है। और मार्केट का अंदर हो गया कि मार्केट में चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो वो 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। देखिए ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कि कौन कौन संभाल रहा है। अब इकोनॉमिक सिस्टम के 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है कैपिटलिस्ट, ठीक है, दूसरा होता है जिसे अपन पूंजीवादी बोलते हैं पहले वाले को, दूसरा है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और तीसरा है मिक्स्ड यानी मिश्रित। अब इनका मतलब क्या है, इनके ऊपर ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले कैपिटलिस्ट के अंदर देखने को मिलता है गवर्नमेंट हैज नो शेयर होल्डिंग, यानी पूंजीवादी जो लोग आ जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट हैज नो शेयर होल्डिंग। जैसे आपने कोई कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे टाटा कंपनी हो गई या प्राइवेट कोई भी कंपनी होगी, वहां पर वो क्या चीजें चल रही है, वो कैपिटलिस्ट। जैसे यूएसए आज के दिन अमेरिका विकसित क्यों हुआ है, क्यों हुआ, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पर पूंजीवादी लोग रहते हैं, वहां पर गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती उनके बिजनेस में। दूसरा आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा, समाजवादी, यानी समाज का उद्धार किया जाएगा। तो इसका मतलब प्राइवेट हैज नो ओनरशिप, वहां पर प्राइवेट खिलाड़ी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यानी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा। जैसे कि चाइना वगैरह की बात कर लेते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र का कोई भी स्वामित्व नहीं होता है। मिक्स्ड के अंदर कौन सा आता है, दोनों आता है। दोनों का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जैसे भारत के अंदर क्या है, कुछ चीजें प्राइवेट भी है और कुछ चीजें गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट हैज नो शेयर होल्डिंग का मतलब हो गया सरकार के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती, कोई एक प्राइवेट कंपनी चल रही है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज होंगी, यानी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है। पहला कैपिटलिस्ट है, दूसरा सोशलिस्टिक है, तीसरा मिक्स्ड है। और कैपिटलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सोशलिस्टिक के अंदर प्राइवेट का कोई रोल नहीं है, और मिक्स्ड के अंदर दोनों का थोड़ा थोड़ा रोल रहता है। अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड के अंदर ओनरशिप की बात करते हैं। ये हिंदी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश के अंदर, तो आप चिंतित बिल्कुल मत होइए। ओनरशिप की हम बात करें तो ओनरशिप कैपिटलिस्ट में किसके पास होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट लोगों के पास होती है। और सोशलिस्ट में किसके पास होगी, पब्लिक ओनरशिप, लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास होगी। और मिक्स्ड के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पास देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, तो कैपिटलिस्ट का मोटिव बस इतना होता है कि हम तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कंपनियां अलग लेवल के ऊपर अपना प्रॉफिट कमाती है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर ही नहीं है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर जो है, लोगों का उद्धार करना ही सोशलिस्टिक इकोनॉमिक जो अपने पास में सिस्टम होता है उसका मेन फंडामेंटल मोटिव होता है। उसके बाद मिक्स्ड की बात करें तो बोथ आता है, मतलब इसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं लोग जैसे कि इंडिया हो गया, और सोशल वेलफेयर भी होता है। गवर्नमेंट के रोल की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। कैपिटलिस्ट में मैंने बात की कोई भी रोल नहीं है। सोशलिस्टिक के अंदर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इसी का है, गवर्नमेंट का। और लिमिटेड की बात करें, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का, और यहां पर क्या होता है, लिमिटेड रोल होता है। अब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों की कमाई में क्या क्या अंतर रहता है, तो अनइक्वल होती है। लोगों की कोई तो कमा रहा है $1 मिलियन और $1 भी नहीं कमा रहा, तो इनके बीच में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा।
यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सभी को समान नजर से देखेगी, सोशलिस्टिक कोई कंट्री है तो उनके सभी की लगभग इक्वल सेम रहेगी। इसके बाद में लेस अनइक्वल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे इंडिया के अंदर भी काफी आपने सेक्टर देखे जहाँ पे कोई व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए मंथली कमा रहा है और कहीं वो 10,000 20,000 तो 20,000 रुपए कमा रहा है, तो लेस अनइक्वल देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो इकोनॉमिक फ्रीडम कंप्लीट होती है, यहाँ पर आप कुछ भी इकोनॉमी की अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी का प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी चीज करो, वो कंप्लीटली फ्रीडम हो। आप कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि गांजा बेचने लग गए, वो नहीं करना है, कोई गलत चीजें करने लगे, स्मगलिंग करने लगे। हाँ, लेकिन आप अगर सही मैनर के अंदर कर रहे हो तो इकोनॉमिक फ्रीडम आपको कंप्लीट मिलेगी। सोशलिस्टिक के अंदर लैक ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट खुद कर रही है, सारा का सारा देख रही है, तो क्यों फ्रीडम देगी? और यहाँ इंडिया के अंदर लिमिटेड फ्रीडम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे कैपिटलिस्ट के अंदर यूएसए अमेरिका आता है, इसके अंदर यूएसएसआर यानी रशिया और नॉर्थ कोरिया आता है, और यहाँ पर हमने इंडिया की बात की। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो ये देखिए, स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यहाँ पर सार्वजनिक होता है, जैसे कि रूस की सरकार हो गई, यहाँ पर रूस होता है और सरकार करती है स्वामित्व का काम, यहाँ पर दोनों का होता है। आर्थिक उद्देश्य लाभ कमाना, यहाँ पर समाज कल्याण होता है, यहाँ पर दोनों होता है। सरकार की भूमिका कोई भूमिका नहीं होती पूंजीवादी कंट्री के अंदर, यहाँ पर पूरी भूमिका होती है और यहाँ पर सीमित भूमिका होती है। आय का वितरण यहाँ असमान देखने को मिलेगा, क्योंकि सैलरी का डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पर समान देखने को मिलेगा और यहाँ पर कम समान देखने को मिलेगा। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो पूरी स्वतंत्रता है, यहाँ पर स्वतंत्रता की कमी है, और यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब सीमित तरीके से बात करेंगे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखवा दिए हैं, क्लियर है। चलिए, अब कैपिटलिस्ट, उसके बाद में अपन ने दूसरा सोशलिस्टिक देखा, तीसरा मिक्स देखा, यानी पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित के कुछ पॉइंट्स देख लिए कि इसमें क्या क्या होता है, कौन पैसा कमाता है, किसके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, वो सारी चीज देख ली। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। पास्ट का कितना पास्ट चलना है? पास्ट इतना चलना है कि अपने को क्लियर हो जाए सारी चीजें, कि आपको पता है कि 1991 के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था, जब मनमोहन सिंह क्या थे, अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप सभी को याद है, भुगतान का संतुलन खो गया था। यानी अपने क्या होता है, एक फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन रिजर्व होता है जहां पे अपन क्या करते हैं, अपने रिजर्व रखते हैं। और होता क्या है इसके अंदर, फॉरेन रिजर्व के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अपने को कोई चीज सामान लेना है, यूएसए से लेना है, तो अपने को डील डॉलर में करनी पड़ेगी, तो अपने डॉलर काम आएंगे, साफ सी बात है। तो वो कमी हो गई थी वहां पर अपने, मतलब एक तरीके से अपन बहुत ज्यादा इंडिया गरीब हो गया था। तब लोगों ने क्या बोला, आप पता है लोगों ने वहां पर जाके क्या बोला, जैसे अपन ने बैंक से पैसा लिया था, तो वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं, हमने 1944 के अंदर बना था वो, तो अपन ने, अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या अपन को सजेशन दिया, उन्होंने बोला आपके पास में, आप पता है आपके पास में ऐसी हालत क्यों बनी, इंडिया को बोला गया कि आपको पता है आपकी हालत क्यों बनी, क्योंकि आपने प्राइवेट कंपनी को मौका ही नहीं दिया। अगर वो प्राइवेट कंपनी आ जाती तो प्रॉफिट होता तो इंडिया की इकोनॉमी में भी प्रॉफिट होता। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर देते हैं अपने इंडिया के अंदर व्यापार करने में। ठीक है, तो इन्होंने क्या 3 रिफॉर्म लेके आए थे, जिसे अपन एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब उदारीकरण करेंगे, फ्रीडम देंगे, लिबराइजेशन का मतलब फ्रीडम देंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, मतलब अलग अलग देशों के साथ हम डील करेंगे। पहले इंडिया के अंदर 1991 से पहले बहुत ही कम चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब 1991 में जो लाइसेंस राज था वो खत्म हो गया था, लाइसेंस देने का जो राज था वो खत्म हो गया था, कि गवर्नमेंट के अंदर ही जाएगी सारी चीजें, कुछ चीजें, यानी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से। व्हेन द गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का 50% है और प्राइवेट आदमी भी 50% लेके बैठा है इक्विटी, यानी 50% उसने पैसा लगाया, 50 गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप ही संभालो, हम 70% आपको देते हैं, 30% हम रखते हैं। तो एक तरीके का क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर दी, अपनी कुछ शेयर होल्डिंग को बेच दिया। वो कंप्लीटली भी बेच सकता है, वो थोड़ा सा भी बेच सकता है। ठीक है, यानी अब इससे फर्क क्या पड़ा, देखिए पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड के बीच में अंतर क्या होता है। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड को अगर हिंदी में बात करें तो इनको बोला जाता है सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु। इनके बीच में अंतर देखिए, प्राइवेट गुड क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास में कार है आपकी पर्सनल, तो वो कार आपके किस में आएगी, प्राइवेट गुड्स में आएगी। पब्लिक गुड्स का मतलब होगा, जैसे मान लो सड़क है, अब सड़क अगर आए तो आपको ऐसे तो नहीं, जैसे कई आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सड़क है क्या, तुम रोड के ऊपर बीच में क्यों चल रहे हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बनवाई है। तो पब्लिक गुड का मतलब होगा जो हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है, और प्राइवेट गुड्स का मतलब ये हो गया कि एक आदमी की पर्सनल वो थिंकिंग है कि वो किसी दूसरे को यूज करने दे या ना करने दे।
समझिए, राइवलरस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर राइवलरस होता है, यहाँ पर मतलब लड़ाई होती है। लड़ाई का मतलब कैसे, प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू ओनली वन पर्सन, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन जो है वो ओनली एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। अब आप एक बात बताइए कि आपके पास में गाड़ी है, तो सेटिस्फेक्शन तो आप और आपकी फैमिली को ही मिलेगा ना। कोई दूसरा व्यक्ति वो क्या सोचेगा, इसके पास तो कार है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो एक्सक्लूडेबल होता है, एक्सक्लूडेबल आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूडेबल पर्सन, एक्सक्लूडेबल ए पर्सन कैन बी एक्सक्लूडेड समवन फ्रॉम सिटिंग इन द कार, जैसे एक व्यक्ति अपने कार में बैठने से किसी को मना कर सकता है, भैया आज से मत बैठना, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ऐसे था, वो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में पब्लिक गुड्स के अंदर नॉन डाइवर्नेस हो गई, यहां पर लड़ाइयां नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि ये सभी को सेटिस्फेक्शन देता है, सभी को। कैसे, जैसे सड़क पर जा रहे हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इस सड़क को पार नहीं कर सकते, या कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक हैंडसम है दिखने में, एक नहा के नहीं आया, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे बिना नहाने वाले को बोला भैया सड़क का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो पब्लिक गुड्स है, वहां पे आप ये चीजें कर सकते हो। जैसे कि पब्लिक ब्रिज हो गया, कोई मान लो ब्रिज पार करना है, तो ऐसे थोड़ी है कि भैया आपको नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो प्रतिद्वंदिता जो है वो निजी सम्मान के अंदर देखने को मिलेगी, और यहां पर गैर प्रतिद्वंदिता मतलब नॉन राइवलस है। अब बहिष्कृत का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब एक्सक्लूडेबल, यानी कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने कार में बैठने से रोक सकता है। और गैर बहिष्कृत में आप ऐसे नहीं है कि पार्क में बैठे और आपको पार्क से खड़ा कर दिया, पार्क में क्यों बैठे हो, अगर वो पब्लिक पार्क है तो आराम से आप बैठ सकते हो। जनरली प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो जो प्राइवेट गुड्स है कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर देगा। जैसे मान लो कोई कार बनाने वाली कंपनी, वो कार आपको दे दी, तो वो प्राइवेट गुड्स हो गई। और ये जनरली प्रोवाइडेड पब्लिक गुड्स के अंदर कौन होता है, गवर्नमेंट देती है आपको। उसके बाद में इट इज पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट, यहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट देखने को मिलेगी वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी, और पब्लिक गुड के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट देखने को मिलेगी वो जीरो देखने को मिलेगी, नेगेटिव नहीं जीरो देखने को मिलेगी। अब मार्जिनल कॉस्ट को हिंदी में तो बोलते हैं सकारात्मक, यानी ये देगा सकारात्मक सीमांत लागत और ये देगा शून्य सीमांत लागत। अब ये अगर मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ जाए तो पूरा काम बन जाए। तो उसके लिए हम आपको बोलेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। आपने रेड कलर के बॉक्स में देख लिया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल एक्सपेंस इंक्लूड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विस। अगर मैं बात करूं कि सीमांत लागत किसी वस्तु या सेवा का अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए किया गया अतिरिक्त व्यय है। जैसे मान लीजिए सीमांत लागत का मतलब समझिए कि आपने कोई भी एक चीज को बनाया, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है कार बना रही है, उसने कुछ पैसा लगाया, मान लो उसका 10 रुपए 20 रुपए में कार बनी, सपोज करो खिलौने वाली कार की बात कर रहे हैं। अगर उसे एक और कार बनानी है, जब उसे अगर और कार बनानी होगी तो उसे और पैसा लगाना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहां पर आपको जो देखने को मिलेगी वो मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगी, किसके अंदर, निजी सामान के अंदर, क्योंकि प्लस के अंदर जाएगी। पब्लिक गुड्स के अंदर वो जीरो मार्जिनल कॉस्ट। बोला सर अब पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगेगा, मैं बात को मानता हूं आपको, लेकिन जो लागत है, आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो तो समझ आएगा कि सेवा के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए किया गया अतिरिक्त व्यय, वो जो चीज है वो आपको एक्सपेंस जो नहीं देना पड़ेगा, मतलब जीरो मार्जिनल कॉस्ट आएगी। अब हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो तीन सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्शरी सेक्टर होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र बोल दो, दूसरे को द्वितीयक क्षेत्र बोल दो, तीसरे को तृतीयक क्षेत्र बोल दो। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा जो दो होता है, एक तो सेंट्रली वाला, एक मार्केट वाला। एक अपन ने सिस्टम पढ़ा, सिस्टम तीन टाइप के, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक और बोथ, यानी कि समाजवादी, पूंजीवादी और मिक्स्ड वाला। और ये है सेक्टर, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से जहां से पैसा आता है। एक तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, एक सेकेंडरी सेक्टर हो गया, एक टर्शरी सेक्टर। और याद रखना पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमी की बैकबोन। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। इकोनॉमी का अगर आपको पूछ लेगा बैकबोन तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर बताना है। प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले पढ़ते हैं, ये होता क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, प्राथमिक वो क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। अब इन्वायरमेंट पे कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर किया, तो एग्रीकल्चर तो सीधा डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहे हो। फिशिंग हो गया, पानी के अंदर फिशिंग की, हंटिंग की, शिकार किया, फॉरेस्ट्री की, माइनिंग किया, यानी खदान वगैरह, तो डायरेक्ट आप इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो। तो ये किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। और प्राइमरी सेक्टर मोस्टली इन इंडिया, प्राइमरी सेक्टर सीन मोस्ट इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। प्राइमरी सेक्टर इंडिया के अंदर मोस्टली जो है
सब अगर मैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग की करूं तो सबसे ज्यादा जो लोग देखने को मिलते हैं वो एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। वो आप जानते भी हो, अगर आप अपने गांव से देखते हो तो बहुत सारे लोग वहां पर खेती अभी भी कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा क्या है, वाइडली स्प्रेड है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और इसे हम रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन, जैसे पेपर में क्वेश्चन जो आएगा मैं आगे करवाऊंगा भी, कि फॉरेस्ट्री कौन से सेक्टर से आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। ऐसे रेड कॉलर जॉब जो होती है वो कौन से सेक्टर की होती है, प्राइमरी सेक्टर की होती है। इन जॉब का नाम है, अगर कोई बोल रहा है कि मैं रेड कॉलर जॉब कर रहा हूं, मतलब वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। याद कैसे रखोगे, अगर आप फिशिंग कर रहे हो या हंटिंग कर रहे हो तो हंट करने के बाद क्या निकलता है, खून निकलता है जानवर का, तो आपने शिकार किया तो उसको रेड से याद रख लो। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि रेड कॉलर जॉब कौन से में था, तो आप अगर हंटिंग याद होगा तो आप आराम से कर पाओगे। चलिए, उसके बाद अपन सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, दे ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसे अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया कि जो आपने देखा होगा, आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, वो कोई कंपनी ही बना रही होगी। उसके बाद अगर आप कोई भी चीज को आप आसपास में देखो, लगभग सेकेंडरी सेक्टर से आ रही है। आपने कोई भी यहाँ पर, आपके सामने कोई भी चीज पड़ी है, कोई बोतल पड़ी है पानी पीने वाली, या फिर आपके पास में पेन है, आपके पास कॉपी है, ये सारा किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। दीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अब जैसे सपोज दैट ये मेरे पास में एक पेन है, ये बनी होगी तो ये प्लास्टिक से बनी होगी, काफी चीजें इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, वो कहाँ से लाए थे। ऐसे तो है नहीं कि लो चुटकी बजाय काम बन गया, ऐसे तो नहीं होगा। तो क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा, नेचुरल की जो चीजें हैं, जो प्रकृति से हमने प्राप्त की है, जो रॉ मटेरियल है, उनमें अंदर चेंजेस कर करके अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाई, ये पेन बनाई, तो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। एग्जाम्पल क्या बोलोगे, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई चीज का प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, आपस में जो बिल्डिंग बन रही है, वर्क इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, ये सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मतलब अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब सेकेंडरी सेक्टर को बैकबोन ऑफ कंट्री बोला जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, देखो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी पूछेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा, और बैकबोन ऑफ कंट्री आएगा तो वो सेकेंडरी सेक्टर आएगा। बोला अक्सर कंट्री की बैकबोन सेकेंडरी सेक्टर कैसे होता है, आज आपको पता है कि हर चीज मेड इन चाइना अपन यूज करते हैं, काफी सारी चीजें। कारण क्या है, क्योंकि वहां का जो सेकेंडरी सेक्टर, जो कंपनियां हैं, जो चीजों को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो एडवांस लेवल पे चल रही है। तो कंट्री का बैकबोन कौन डिसाइड करेगा, सेकेंडरी सेक्टर हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए कंट्री। जैसे चाइना हो गया, इसको अपन ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल चाइना मैंने बता दिया, ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। नॉट डेवलप इन इंडिया प्रॉपरली, इंडिया में डेवलप हो नहीं पाया। जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान आपने सुना होगा, जहां पे अपने प्राइवेटाइज, जहां पर अपन ने क्या किया था, फैक्ट्री वगैरह बनाई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, रैपिड इंडस्ट्रियल, 3 अपन ने उद्योग खोले थे, आपको पता होगा 3 इंडस्ट्री अलग अलग जगह पे खुली थी। बहुत अच्छे से काम इन पे नहीं हुआ, जिस कारण आज अपन सेकेंडरी सेक्टर में पीछे चल रहे हैं। वी हैव लीप टू टर्शरी सेक्टर, हमने क्या किया, जैसे हमने बात की कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, और टर्शरी सेक्टर होता है, या फिर तृतीयक क्षेत्र होता है। तो हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट चले गए टर्शरी सेक्टर के ऊपर। सेकेंडरी सेक्टर में गए तो सही, लेकिन ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया। तो देश के रीढ़ की हड्डी जब भी पूछी जाए तो आपको क्या जवाब देना है, कि ये सेकेंडरी सेक्टर होगा। क्लियर है, सेकेंडरी जो सेक्टर होगा वो आपको देखने को मिले। अब हम बात कर लेते हैं टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी मतलब तृतीयक क्षेत्र। इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, देखो सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से लिखे लाए हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी सर्विस सेक्टर को अगर पूछा जाए कि सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हो गया, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर बिजनेस प्रोड्यूसेस सर्विसेज, यानी एक वह इकोनॉमी का पार्ट है जहां पर सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सेवाएं जैसे कैसे, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं आपको यहाँ पर टीचिंग करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये टर्शरी सेक्टर है। जैसे कि आपने कोई सामान भेजा एक जगह से दूसरी जगह, आजकल पोर्टर वगैरह आ रखे हैं, आपने नाम सुने होंगे अलग अलग जगह, जैसे आजकल तो फ्लिपकार्ट हो गया, ये भी जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोई सामान का, तो वो क्या है, वो
टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे कि एडवर्टाइज कर रहे हो, आपने होर्डिंग देखे होंगे अलग अलग कोचिंग हो गया, आप जहां पढ़ रहे हो, अलग अलग चीजों का विज्ञापन देखा, वो क्या है, वो टर्शरी सेक्टर है। रिटेल वाला कोई हो गया तो उसका भी क्या आ जाएगा, जैसे कि बीमा हो गया, बीमा करवाने जाते हैं अपन, बैंकिंग जाते हैं बैंकिंग करवाने, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन टूरिज्म हो गया, ये सारा का सारा टर्शरी सेक्टर में आता है। और इसे हम व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब, प्रकृति में यह सदैव अमूर्त है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कि जैसे कि ट्रेड मैंने आपको बताया, ये टूरिज्म मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया, टीचिंग मैंने आपको बताया, बैंकिंग मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। अब आप मेरे को ध्यान से एक चीज को बताइए कि टर्शरी सेक्टर में पैसा ज्यादा है, इनकम की बात करूं तो इनकम ज्यादा है या फिर आपका एग्रीकल्चर में ज्यादा है? मोस्ट प्रोबेबली जब आप उत्तर बताओगे तो आप बोलोगे कि सर टीचिंग हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एडवर्टाइज विज्ञापन के करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं, जबकि एक नॉर्मल अगर किसान की बात करें तो इतना पैसा नहीं कमा पाता। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब टर्शरी सेक्टर में पैसा बहुत ज्यादा है। और पैसा अगर ज्यादा होगा तो इंडिया की इकोनॉमी में, अपनी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प भी सबसे ज्यादा कौन करेगा, टर्शरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र करेगा। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से डायग्राम क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्रकृति से प्राप्त रिसोर्सेज का यूज करता है, जैसे कि माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया। बस आपको अच्छे से बताएं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बताओ क्या होगा, इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, यानी ये प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे रिफाइनिंग ऑयल की फैक्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब कुछ। और टर्शरी सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्र है वो क्या करता है, ये बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है, हेल्थ की सर्विस, रिटेल की, स्टोरेज की, फूड सर्विसेज, एजुकेशन। जैसे आप जोमेटो से कोई ऑर्डर करते हो तो वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। आपने दुकान उकान वाले पास गए, बोला यार चाय वाय पिला दे, तो वो रिटेल वाला स्टोर, जैसे रिटेल स्टोर्स की अपन नॉर्मली बात करें तो वो किस में चला जाएगा, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो चाय पिला रहा है आपको, वो आपको और सामान दे रहा है, रिटेल सेलर, तो वो क्या है, टर्शरी सेक्टर है। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र हो गया, टर्शरी सेक्टर। अब जो टर्शरी सेक्टर है ना वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है क्वाटनरी, जैसे चतुर्थक बोलते हैं, एक क्यूनरी होता है। क्या होता है, क्यूनरी होता है। इसमें अंतर क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, लिखे हुए ध्यान से देखिए। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब जीडीपी की बात कर रहे हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, में सबसे ज्यादा योगदान देता है। सबसे कम योगदान कौन देगा, प्राथमिक क्षेत्र। देखो लोग बहुत काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन मोटा मोटी पैसा कौन ज्यादा दे रहा है, कौन ज्यादा योगदान दे रहा है जीडीपी के अंदर, तो वो प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम देता है। सबसे ज्यादा कार्यों में संलग्न लोग, मतलब सबसे ज्यादा लोग किस में काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे कम कार्य किस में लोग करें, तृतीयक सेक्टर में। देखो गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा बनाते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, मतलब लोग कम है लेकिन सैलरी क्या है, ज्यादा, इनकम क्या है, ज्यादा, तो वो जीडीपी में योगदान भी क्या देंगे, ज्यादा। लेकिन कृषि के अंदर लोग तो बहुत ज्यादा है, एक खेत के अंदर 5-5, 6-6 लोग लगे हुए, लेकिन आउटपुट लास्ट में 5, 10, 15, 20 बोरी आता है अनाज, बस हो जाता है पूरे साल का यहीं पे, मतलब 6 महीने का अगर हम बात करें तो इतना सा अपन कमा पाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वाटनरी, चतुर्थ की क्विनरी क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो कि प्राथमिक क्षेत्र है, जिसके अंदर हमने रॉ मटेरियल यूज किया था फूड वगैरह बनाने के लिए। सेकेंडरी सेक्टर मतलब जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कंपनीज वगैरह, जो रिफाइनरी ऑयल होते हैं, मतलब अलग अलग औद्योगिक वाला क्षेत्र। टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विस फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। ये 3 सेक्टर तो देख चुके हैं। अब क्वाटनरी की बात करें तो इसे अपन चतुर्थार्थिक क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र बोलते हैं। इसके अंदर देखो ये टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है, इसका पार्ट है, टर्शरी तृतीयक क्षेत्र का ही पार्ट है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि साइंटिस्ट बैठ गए, अब साइंटिस्ट के पास तो बहुत नॉलेज होता है, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिसे इसे नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, नॉलेज सेक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, विज्ञान अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई बौद्धिक गतिविधियों पर आधारित है। जैसे कोई टीचिंग कर रहा है, कोई सीए है, कोई मैनेजर है, कोई बैंकिंग का आदमी है, कोई लॉयर है, कोई जज है, ये सारा किस में आता है, क्वाटनरी सेक्टर में आता है। तो सर वो जो क्यूनरी बच गया वो किस में आएगा, क्यूनरी सेक्टर ऐसी सेवा जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण,
पुनर्व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसे राजनेता हो गए, आपने सुना होगा मंत्री जी, तो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, मतलब डिसीजन तो वही लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई चीज लेनी है तो और इस जॉब को हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, क्योंकि आपको पता है सबसे अमीर व्यक्ति वहीं बैठे हैं, तो गोल्ड कॉलर जॉब होगी। ठीक है, आई होप आपको ये तृतीयक सेक्टर के दो सेक्टर जो बने थे, चतुर्थक और क्यूनरी या क्वार्टनरी या क्यूनरी, समझ आ गए होंगे। क्वार्टनरी में कौन बैठेगा, हाई एजुकेशन वाले लोग, और क्यूनरी में कौन बैठेगा, जो डिसीजन मेक कर रहे हैं, मतलब राजनेता और राजनेता। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च योगदान कौन देता है, तृतीयक क्षेत्र देता है। प्राइमरी सेक्टर इंप्लॉयज मोर नंबर ऑफ पीपल, देखो प्राइमरी सेक्टर में लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत कम देते हैं। कितने का देते हैं अपने जीडीपी में, 14.39% का देते हैं। ये आपको डाटा याद रखना है पेपर के लिए। और लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर एंड कंट्रीब्यूट मोस्ट इन द जीडीपी, मतलब जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान, लोग कम है लेकिन योगदान 54.15% का है, तो आपको ये याद रखना है। आगे तरफ चलते हैं, ये चीजें आपको आगे भी मिल जाएंगी। जैसे देखिए सेंसस जो 2011 का हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर LFPR का मतलब क्या होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होगा कि लोग कितने काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो 54.6% है। सेकेंडरी सेक्टर में 24.3%, मतलब अगर हम टोटल 100 व्यक्ति की बात करें तो 54.6% तो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 24.3 द्वितीयक में कर रहे हैं और टर्शरी में 21.1। लेकिन जीडीपी में जो योगदान है वो देखिए सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर दे रहा है, सबसे कम 14.39 प्राइमरी सेक्टर। तो इन 6 के 6 डाटा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि जीडीपी के हिसाब से 14.39, 31.46 और 54.15। ऐसे ही लेबर फोर्स यानी लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा 54.6, फिर 24.3 और फिर 21.1। यहाँ पर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं पेपरों में के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो इतना पढ़ा है इसके ऊपर जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, भले वो एसएससी के कितना भी एग्जाम हो या वो एनडी के एग्जाम हो, मैं टॉप 15 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है और अच्छे वाले क्वेश्चन है उनको लेके आया हूं। आप बताना इनका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑन द किस बेस के ऊपर आपने इसको डिवाइड किया ये बताइए। यानी आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में विभाजित तो किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, लेकिन किस भाग पे, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पे किया है क्या, नहीं। स्वामित्व के आधार पे बात करेंगे तो किस में बांटा था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड में बांटा था। वो तो हमने क्या देखे थे, सिस्टम देखे थे। द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर की बात की थी, या नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि पहला कृषि से रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। दूसरे वाला ये जितना भी कंस्ट्रक्शन काम उससे रिलेटेड है। तीसरा सर्विस सेक्टर है, तो हम तीसरा ऑप्शन पे चले जाएंगे कि द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर अपने देखा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोशलिस्टिक सोसाइटी इन द इकोनॉमी, यानी समाजवादी समाज के आधार पर पॉइंट को बताने कौन सा सही है। सोशलिस्टिक समझ गए ना, जो समाज का विकास करने के लिए गवर्नमेंट का योगदान होता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड दैट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, बिल्कुल, अब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन सा अपने को प्रोड्यूस करना है और कौन सा लोगों को देना है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट्स पीपल नीड, क्या लोग चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, बिल्कुल होता है। लोग क्या चाह रहे हैं और सरकार में फिर क्या देगी, तो उन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वही सोशलिज्म होता है। यानी आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, बुनियादी सामाजिक ढांचा जो है वो कौन सा घटक है बताइए। डिफेंस एंड सिक्योरिटी मेन ढांचा है, मतलब मूल की बात करें बेसिक, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड सिविल एमिनिटीज है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री है, या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। तो आपको सबको पता है कि अपने को बी ऑप्शन पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं की बात होती है।
ठीक है। जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई करता है ना, तो तीनों ध्यान में रखना पड़ता है कि मेरे देश में रहने वाले लोग को एजुकेशन बढ़िया मिले, उनकी हेल्थ बढ़िया बने, और उनके जो सिविल इम्यूनिटीज होती है, नागरिक सुविधाएं होती है, वो अच्छे से उनके मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डज द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग विद नीड्स ऑफ सोसाइटी? तो ये हमने बार बार पढ़ भी चुके हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सोशलिस्टिक के आधार पर होता है। सोशलिस्ट के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी, ये अपन पीछे पढ़ भी चुके हैं अपना। एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच कैपिटल goods are owned by parliament, individuals or business, and the production of goods and services is based on supply and demand in the general market is called। यानी निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है स्वामित्व है, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में उपरती और मांग पर आधारित होता है, इसे क्या कहते हैं? तो जब स्वामित्व ही निजी व्यक्तियों के हाथ में आ गया तो हम क्या बोलेंगे? सोशलिस्टिक नहीं, कैपिटलिस्ट बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में, व्हाट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक? तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इकोनॉमी का फादर बोल दो, या माइक्रो का बोल दो, या मॉडर्न इकोनॉमी का बोल दो। क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, वो क्या आएगा? एडम स्मिथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? तो कैपिटलिस्ट का इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, मेन फीचर क्या होता है? कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, निजी स्वामित्व होता है। अगले की बात करें, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? क्या फीचर नहीं है? तो आपको पता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो इंटरफेरेंस जब गवर्नमेंट का नहीं मिला तो आंसर क्या चला जाएगा? सी का चला जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी किसको डिनोट करता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो कैपिटलिस्ट में चला जाएगा, पूंजीवादी में चला जाएगा, और पब्लिक की बात करेंगे, सार्वजनिक में जाएंगे, समाजवादी में जाएंगे, तो वो सोशलिस्टिक हो गया। हमको मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचुरल एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन नाम की जो बुक है वो किसने लिखी थी? किसका इन्फ्लुएंस्ड वर्क है? तो आपको याद रखना है, द वेल्थ ऑफ द नेशन टाइप का एक देखने को मिला था, वो एडम स्मिथ का था। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जोहन मेनार्ड केयन्स बेस्ट नोन ऑफ केयन्स इकोनॉमी हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एंड सॉरी एसएससी के अंदर, क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इंग्लैंड से थे वो। क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट को एग्जिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉल्ड। यानी गवर्नमेंट के साथ में फ्री मार्केट की तरह यूज होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्योंकि देखिए इसमें गवर्नमेंट भी है और लोग अपना फ्री मार्केट के अंदर इकोनॉमी को भी हेल्ड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग कम अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी? तो आप सबको पता है ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो डैम्स जो बनते हैं वो सेकेंडरी का पार्ट है, हाईवे जो बनते हैं वो भी सेकेंडरी का पार्ट है, पावर बिजली भी सेकेंडरी का है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंडरी का पार्ट नहीं है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्लास को किया है। अगर ये क्लास आप आराम से करते हैं तो आपकी जो बेसिक इकोनॉमी माइक्रो और मैक्रो से क्वेश्चन बनने जो पेपर में आते हैं वो आराम से आपके बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन क्लास की पीडीएफ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ में ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।